घर से यूपीएससी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब नोटिफिकेशन आ गई है राइट 2024 की। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि अभी जो आने वाला प्रीलिम्स है उसके लिए हम किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि जो हम लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके, और मोस्टली जो हमारा टारगेट होता है 100+ स्कोर करने का, वो कैसे अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अपने अटेम्प्ट के बारे में बताऊंगा जो मैंने 2023 में दिया था, जिसमें मैंने मोर देन 115+ मार्क्स मैंने स्कोर किए थे प्रीलिम्स के जीएस में, ओके, पेपर 1 में। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा एक डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप जो एक कॉमन टेक्निक है या फिर जो हम बोलते हैं नॉर्मली कि थोड़ा एक गैस वर्क होता है राइट, उसके बारे में हमारा थोड़ा मोस्टली डिस्कशन होगा कि किस तरीके से हम पेपर जो है उसको बिना पढ़े, बिना पढ़े तो नहीं बोलूँगा, एक सॉल्व जो हमारी जितनी इंटेलेक्ट या हमारी जितनी नॉलेज है, जितनी हमने बुक से पढ़ाई की है, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें राइट। जो हमारे अननोन क्वेश्चंस आते हैं उन सबको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सीधे हम टॉपिक पे ही चलेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। और मैं यहाँ पे आपके सामने ही पूरा जो 2023 का जो पेपर है प्रीलिम्स का, ठीक है, मैं उसका पूरा आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसका एनालिसिस करेंगे पेपर का कि जो पेपर आया था वो किस तरीके का था, उसमें जो क्वेश्चन थे किस तरीके से सॉल्व करने थे, और साथ ही साथ उसमें जो भी हमने मेथड यूज़ किए हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड होता है राइट। अब कुछ लोग कहते हैं एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया गया था 2023 के प्रीलिम्स में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एलिमिनेशन किस तरीके से किया जाता है। बाकी जो एक गेस वर्क होता है राइट, वो गेस वर्क किस तरीके से काम आता है। जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं राइट यूपीएससी में, तो अब 100 क्वेश्चन जो हैं उस 100 में से आप देखोगे मुझे तो देखो, मैं अपनी बात करूँगा तो 20-25 क्वेश्चन ही आते हैं जो मैं पढ़ के जाता हूँ राइट। कितना भी मैं पढ़ लूँ 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे नहीं आते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं 75-80 क्वेश्चन, उनको कैसे सॉल्व करना होता है राइट। जो मेन फोकस होता है कि इस फोकस पे करना, जो कि 20-25 तो सारे ही कर लेते हैं, तो बाकी के जो आगे क्वेश्चन है हम उस पर फोकस करेंगे कि वो किस तरीके से हम आगे के लिए उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस पर इस वीडियो पे पूरी बात करेंगे। तो बेसिक्स के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने पढ़ाई क्या क्या की थी प्रीलिम्स को देने से पहले 23। तो पीवाईक्यूज़ मैं अच्छे से करके गया था। मैंने लास्ट 14 ईयर्स के पीवाईक्यू करे थे, और मैं आपको बताऊंगा भी पीवाईक्यू कहाँ कहाँ आए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस था। उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे किया जाता है, और किस तरीके से पीवाईक्यू हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो बेसिक्स में देखो, सबसे पहले तो पीवाईक्यू आपको कर लेने एनसीईआरटी जो होती है नॉर्मल बुक्स की, सोशल की जो एनसीईआरटीज़ हैं आपकी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये 3 तो आप कर लेना बिल्कुल ही बिल्कुल। फिर आ जाते हैं स्पेसिफिक बुक्स की। कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जो सब लोग पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पढ़ ली हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, शंकर आया से इन्वायरमेंट ले लिया। ये बुक्स वो हैं जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल ही मटेरियल है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ता कि लोग दुनिया भर की बुक्स पढ़ते रिवीजन करते हैं वो सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूँ, करंट अफेयर्स में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर में पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जाता डेली कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढूँ। लास्ट में मैं कुछ भी PT 365 हो गया, मैंने लास्ट ईयर PT 365 भी नहीं उठाया था क्योंकि मैंने 2022 में देखा था कि क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं मोस्टली राइट, तो उतना मतलब नहीं होता। थोड़ा बहुत मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ, एक्स, तो उससे जो थोड़ा बहुत मुझे करंट मिल जाता है तो मैं उसी से पढ़ लेता हूँ। बाकी ऐसा कोई नया मैं मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ करंट अफेयर के लिए। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हो, कि मुझे उतना पसंद नहीं करंट, उतना नॉर्मल नॉलेज के लिए पढ़ लेता हूँ मैं। एज एग्ज़ाम बेस्ड मुझे लगता नहीं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा करंट बनाता भी है, तो मैं उतना पढ़ता नहीं हूँ। ओके, तो हम सीधे पेपर पे आ जाते हैं। अब ये रहा 2023 का ये प्रीलिम्स का पेपर है, पेपर 1 का। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पूरे पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किए थे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने आप में ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला हम आ जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है पेपर 1 का। ठीक है, सेट ए का। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरो लेक, मेंटिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। अब देखो ये सारी चीज़ें ना, आप कुछ कुछ थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं जो चीज़ें मुझे आती हैं। ठीक है, जो मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे भी आई रही थी। जैसे झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, ये मुझे पता है कि झेलम रिवर वुलर लेक से गुजरती है।
उरल लेक के पास से श्रीनगर में, इतना मुझे पता है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये मुझे नहीं पता है। मीनरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन कन्वर लेक के बारे में इतना जानता हूँ कि ये बिहार में है, इतना मुझे पता है थोड़ा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो हमें ये पता है, दूसरा, लेकिन यहाँ पे दूसरे में एक वर्ड लिखा हुआ डायरेक्टली फीड्स। अब यहाँ पासेस लिखा है कि रिवर पास होकर के जाती है वहाँ से, ठीक है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा एक डाउट लगा है कि डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू लेक को। अब मुझे पता लग गया, एक मेरा कंफर्म है, अब दो में मुझे डाउट है, इन दोनों में कौन सा सही है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, मैं एक ये मानता हूँ कि एक यूपीएससी ने तो गलत बनाया ही होगा, ठीक है। ये आपको तब आ जाएगा जब आप पीवाईक्यू करके जाओगे कि यूपीएससी कैसे ये गलत बनाती है। और जनरली ये होता है कि अगर 3 स्टेटमेंट है तो उसमें यूपीएससी जनरली 2 सही देती है, 1 गलत देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे पता नहीं, तो यूपीएससी के लिए मुझे थोड़ा और आसान हो जाता। मुझे इस पहले अगर पुराने ऑप्शन होते तो उसमें मुझे छांटना पड़ता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ओनली 2 कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने एग्ज़ाम में ऐसे ही किया था, सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओनली टिक किया, तो बेसिकली ओनली 2 आंसर इसका सही है, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। वन इज द फॉलोइंग पोर्ट, कामराजार पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली पोर्ट इन इंडिया, ये तो मुझे पता है कि मुंद्रा पोर्ट अडानी का सबसे बड़ा पोर्ट है। और विशाखापट्टनम पोर्ट है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया में, ठीक है। अब मुझे एक पता लग गया, अब मुझे 2 में डाउट है, इसमें भी मुझे पता लगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ओनली 2 पेयर, ठीक है। क्यों ऐसे किया, क्योंकि मुझे पता है कि 2 में डाउट है, तो यूपीएससी ने 1 में सही करके रखा होगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया, इसमें भी ओनली 2 पेयर होगा। और बाकी आंसर में अगर मैं आपको, तो ऐसे मैंने एग्ज़ाम में किया था ऐसे ट्रिक से। बाकी एग्ज़ाम ये भी ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया जो है वो मुंद्रा पोर्ट है, ये बाद में मैंने चेक किया था तो मुझे पता चला था। बाकी ऐसे भी ठीक था ये, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग जैक फ्रूट महुआ टी, हाउ मेनी आर द डेसिडियस ट्रीज। अब डेसिडियस के बारे में ज्योग्राफी में सबने भी पढ़ा है, अगर किसी ने हल्की सी ज्योग्राफी पढ़ी, 1-2 रीडिंग दिया है, ए बी अटेम्प्ट दिया है, तो उसको ये पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपको पता है कि महुआ का पोर्ट तो हमारे यहाँ मतलब नॉर्मली होता है नॉर्थ इंडिया में, तो महुआ मुझे पता है कि डेसिडियस है कि इसके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे टीक और जैक फ्रूट का नहीं पता। अब मुझे इसमें ये लग रहा था कि 1 और 2 हो सकता है, या फिर इन दोनों, तो यहाँ पे भी मैंने ओनली 2 किया, ठीक है। और ये भी अगर मैं बताऊँ तो इसमें भी ओनली 2 ही सही है। मुझे ये पता नहीं था कि जैक फ्रूट जो है ये एवरग्रीन में आता है, ये मुझे बाद में पता चला। लेकिन यहाँ एग्ज़ाम में मैंने ऐसे ही किया था कि मुझे महुआ का पता था, टीक और जैक फ्रूट में मुझे कन्फ्यूजन था, मैंने ओनली 2 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 3 में से यूपीएससी 1 तो गलत करेगी, तीनों सही दे दी, एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है। और तीनों के तीनों गलत दे दे, ये भी एक रेयर मतलब होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, मैक्सिमम में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ये जो मैंने जो मेथड अप्लाई किया इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओनली 2 कर दिया था मैंने। और अब 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडिया हैज़ मोर अरेबल लैंड देन चाइना, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर दैट इन चाइना। अब मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन मैंने डेटा कहीं से पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम में सीधे मेरे सामने आया। अब एक जर्नल मेरे माइंड से मैं गया था, इंडिया हैज़ मोर अरेबल लैंड एरिया दैन चाइना। अब चाइना हमारे से एरिया में बहुत बड़ा है, लेकिन चाइना के बारे में मुझे इतना फैक्ट पता था कि चाइना की जो मोस्टली 90% पॉपुलेशन है ना, वो आपकी वेस्ट साइड में रहती है, ठीक है, ईस्ट साइड में, सॉरी। तो ईस्ट साइड के रीजन में रहती है। बाकी इधर का आपका जो पूरा तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, ऊपर मुगल वाला रीजन है, वो पूरा एकदम खाली पड़ा रहता है। तो इंडिया में जाहिर सी बात है थोड़ा अरेबल एरिया, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया में तो पूरा इंडिया ही, कहीं भी आप कुछ बोल दो, अरेबल एरिया तो पूरा इंडिया ही है। तो पहले स्टेटमेंट को ऐसे मैंने सही माना था इसमें, ठीक है। अब द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो इंडिया इतना बड़ा है अरेबल, और इंडिया में इरिगेशन की तो बहुत ज़्यादा ही मतलब वो होता है कि बार बार आता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, राइट, पूरे वर्ल्ड में। ये मैंने पीवाईक्यू से कवर किया था, वर्ल्ड ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का एक टॉपिक आया हुआ था, तो वहाँ से मैंने पढ़ा था। तो मुझे ये पता था कि जिससे यहाँ से भी मैंने ये तुक्का लगाया था कि द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जाहिर सी बात है इंडिया में ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट है, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर दैट इन चाइना। अब ये स्टेटमेंट में मुझे डाउट हुआ था, ठीक है। क्यों?
यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट है, मैं सीधे भी ओनली 2 मार सकता हूँ मुझे ऐसे ट्रिक से जाके। बाकी ये थर्ड वाले में भी मुझे ये लॉजिकल आया था कि जो एवरेज चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, राइट। तो वहाँ पे क्या है कि छोटी चीज़ में प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर देते हैं। ये मुझे इतना मतलब जाहिर सी थोड़ा सा जनरल नॉलेज में ही है कि चाइना इसीलिए तो आगे बढ़ा है कि कम चीज़ में भी वो उस रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और उसमें ही वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर देते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं, अब उनकी इकनॉमी भी हमसे बड़ी है थोड़ी, प्रोडक्टिविटी तो एवरेज उनकी आई थिंक हमसे ज़्यादा होगी ही। तो इसको मैं थोड़ा गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो ओनली 2 यहाँ से मैं गया था। बाकी ये जैसे मैंने आपको बताया इसका मे बी ये फैक्चुअल के हिसाब से, डेटा के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सही है, ओनली 2 ही होगा, ठीक है। ये मैंने बाद में पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्श लैंड। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मतलब वैसा था, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन अ सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्श लैंड। अब यहाँ पे मार्श लैंड लिखा था, तो मार्श लैंड मोस्टली होता है भितरकनिका में मार के जाता, ठीक है। और लेकिन जब मैंने इसका हिंदी पढ़ा ना, हिंदी में आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ गया इसका हिंदी में, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th ना, ओके। यहाँ पे हिंदी देखो आप, निम्नलिखित कौन सा एक ऐसा समुद्र स्तर से पुनरावर्ती गिरावट के सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे वर्तमान समय में सुरक्षित कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, ठीक है। कच्छ भूमि यहाँ लिखा था ऑप्शन में। अब इसके ऑप्शंस मैंने पढ़े, भितरकनिका, मरक्कन साल्ट पैंस, नरपड़ा स्वैम्प और रन ऑफ कच्छ। तो जब सामने क्वेश्चन में एक कच्छ दिया है कि कच्छ भूमि कौन सी उत्पन्न हुई, तो रन ऑफ कच्छ सीधे सीधे आंसर आ गया। पहले मैं भितरकनिका में जा रहा था और रन ऑफ कच्छ में, तो फिर मुझे लगा जब मैंने हिंदी पढ़ी इसकी कि रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर जब मैंने पढ़ा उसमें कच्छ भूमि, तो सीधे मैंने कच्छ मार के आया, रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ इसका सही आंसर है। भितरकनिका मतलब मोस्टली मेरे दोस्त करके आए थे, लेकिन सबका गलत हुआ, ठीक है। तो कभी कभी हिंदी भी पढ़ लिया करो, हिंदी में से भी आपको आंसर मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया। और बाकी इस क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि जैसे ये सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ABCD वाले, ऐसे 1 पेयर वाले ऐसे नहीं, स्टेटमेंट वालों में नहीं। जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन है ना, उसमें जो आंसर होता है ना, या तो A में या D में होता है। सबसे पहले आप A और D में, अगर आपके पास नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको अगर करेक्ट मारना है तो आप A और D में से जाया करो, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ यही होता है। मैंने जहाँ तक चेक किया है, PYQ एनालिसिस की है, कि जो करेक्ट आंसर होता है सिंगल स्टेटमेंट में वो 1 और D में होता है। इस पेपर में भी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे ये पहला केस था जिसमें देखो A और D में से आंसर था, D में। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, इल्यूमिनाइट एंड रूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इल्यूमिनाइट एंड रूटाइल, इसका नाम मैंने पहली बार सुना था यार, मतलब पेपर में ही पढ़ा था मैंने, कहीं इसके पहले कभी मैंने इस मेटल्स इन सब का नाम ही नहीं सुना था। अब ऑप्शंस में आ जाते हैं कि कोस्टल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। अब इसमें से देखो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। कॉपर और आयरन मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि कॉपर मुझे पता है कॉपर की माइंस होती हैं, वहाँ से निकलता है, ठीक है। आयरन की भी माइंस होती हैं, वहाँ से निकलता है। अब बच गया A और D आंसर, एल्युमिनियम और टाइटेनियम। अब एल्युमिनियम का जो होता है, एल्युमिनियम के बारे में अगर होता तो कम से कम इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इतना तो समझ में आ जाता ना इल्यूमिनेट। और ज़्यादातर कोस्टल ट्रैक्ट पे ना मैंने जहाँ तक सुना है कि वही सारी चीज़ें मिलती हैं जो मतलब एबंडमेंट में होती हैं, और साथ ही साथ वो थोड़ा ऐसी होती हैं लाइक जैसे आप बोलो ना, थोड़े हाईली प्रीशियस होती हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए अब जैसे एल्युमिनियम और टाइटेनियम है, तो मुझे ज़्यादा उस एग्ज़ाम में वहाँ फील्ड में मुझे ये लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अगर यूपीएससी ने कुछ पूछा है एल्युमिनियम के बारे में तो पूछेगा ना, मे बी टाइटेनियम के बारे में पूछ सकता है, थोड़ा वर्ड भी अच्छा लग रहा है टाइटेनियम। तो मैं टाइटेनियम मार के आया था, और टाइटेनियम सही है, इसका आंसर टाइटेनियम ही था, ठीक है। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान। अब 3/4 ऑफ द कोबाल्ट जो है, अब कोबाल्ट के लिए क्या था मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, A और D में गया मैं, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान में। तो एग्ज़ाम में तो मैं ऐसे अर्जेंटीना मार के आया था, ठीक है, कि A और D में, लेकिन वो आंसर गलत था। तो इसका सही आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये मैंने बाद में चेक किया था कि ये होगा। तो देखो कहीं कहीं ये गलत भी हो जाता है, लेकिन आपका अगर नहीं आ रहा है तो आप A और D में करके आना, आपके मतलब मोस्टली चांसेस हैं। लाइक आपने 3 क्वेश्चन किए, 3 में से 2 सही है, 1 गलत है, तो भी फ़ायदे में रहता है इंसान, ठीक है। तो इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपका आंसर है, ठीक है। बाकी अर्जेंटीना मुझे इसलिए लगा था क्योंकि अर्जेंटीना, चिली और साथ में पेरू में, वहाँ पे उनके वो है ना ट्रायंगल उसकी है, लेकिन वो सिल्का की आई थिंक, हाँ इसी की।
तो इसीलिए तो मैंने सोचा क्या पता कोबाल्ट भी वहाँ पे ही हो आसपास, तो इसीलिए मैंने कर दिया था। वैसे कॉन्गो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। ठीक है, अब कॉन्गो बेसिन में यार मुझे एग्ज़ाम में लग रहा था मैं क्या करूँ। इसमें भी फिर मैं क्या हुआ, ए और डी में गया। मैंने कहा चारों मुझे समझना, कॉन्गो बेसिन मैंने पढ़ा था नहीं, मुझे आता था नहीं कहीं से, तो मैं ए और डी में, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान और युगांडा। तो अब युगांडा मैंने सोचा, युगांडा और कैमरून, तो मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा यूपीएससी ऐसी कंट्री पूछ रही तो जाहिर सी बात है थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आए तो मतलब ऐसा ही करो जो पढ़ा ना हो, मतलब जो ऐसे ऊपर से जाता हो। तो मैं इस पर कैमरून मार के आया था। लकीली अब मेरा सिक्स सेंस बोल लो या फिर कैसे बोल लो, ए और डी में ही जाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में मैं सीधे, जिसमें स्टेटमेंट नहीं है, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, ए और डी में जाओ आप। ए और डी में नाइजर, साउथ सुडान तो छोड़ दो, ए हो या डी होगा। अब युगांडा थोड़ा मतलब मैंने यहाँ तक देखा था कि युगांडा थोड़ा ईस्ट वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। और जो कॉन्गो, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि वो कॉन्गो थोड़ा वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो बेसिन वगैरह इस साइड में। तो मुझे लगा कैमरून, इधर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री, तो कैमरून हो सकता है, उसमें मार देता हूँ। मैंने कैमरून मारा था और कैमरून ये सही आंसर है, ठीक है इसका, और ये हो भी गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्य एंड सह्याद्री। अमरकंटक, ठीक है, विंध्य और सह्याद्री। बिलीरंगन हिल्स आर द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज, ठीक है। सेस्चलम हिल्स कंस्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब किसी ने अगर थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी है, एक दो बार भी मैप पढ़ा है, या फिर नेशनल पार्क भी पढ़े हैं ना, मैंने तो नेशनल पार्क पढ़े थे, वहीं से मैंने आइडिया निकाला था। अब अमरकंटक हिल्स है, ठीक है। अमरकंटक हिल्स कहाँ पे है, आई थिंक ये छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक, वहाँ पे इन्होंने लास्ट ईयर एक नेशनल पार्क बनाया था कि अचानक अमरकंटक करके, ठीक है। तो वहाँ से मुझे लगा कि वो तो इस साइड पे है, और विंध्य और सतपुरा तो सह्याद्री रेंज इधर साइड में पड़ती है, राइट, वेस्टर्न साइड में, तो अमरकंटक तो हो नहीं सकता, तो पहला मैंने काट दिया। बिल्लीरंगन तो आप देखोगे, बिल्लीरंगन करके एक नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, ये क्या कहते हैं, बेंगलोर में, ठीक है। कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। अब सतपुरा कहाँ है, सतपुरा तो ऊपर पड़ती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास। और बिल्लीरंगन कहाँ है, कर्नाटका में। तो ये क्वेश्चन भी, ये आंसर भी मेरा कट गया। मैंने सिर्फ ये तीनों उसी से निकाले थे कि क्या नाम है, ये नेशनल पार्क से, राइट, पढ़ के। मैंने हिल्स वगैरह नहीं पढ़े थे। अब सेशचलम हिल्स का मुझे पता था कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है ना, नगर से श्रीशैलम ऐसे करके कोई पार वो है, उसी से मैंने कहा शेषचलम होगा वो भी। कंस्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब वो वेस्टर्न घाट इधर है और वो ईस्टर्न घाट के पास में है थोड़ा, मतलब उस उत्तरी साइड में है। तो मैंने कहा ये शेषचलम भी नहीं होगा, तो इसको भी मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो इसमें मैं नन करके आया था और नन ही इसका सही आंसर है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे करते तो अब ऐसे तो आप 3 में से 2 ओनली 2 करके भी आ सकते, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने ऑप्शन से निकाला, ठीक है। सबसे पहले आपकी जितनी चीज़ें हो सके ना वहाँ से करके आओ। उसके बाद जब आपको एकदम नहीं निकल रहे तब आपको लग रहा है इन दोनों, एक आपका सही हो गया। अब इसमें मेरे एक भी सही नहीं हुए, तीनों मेरे गलत हुए, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी मतलब मैंने कर दिया कि स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। अगर मेरा इसमें से एक भी सही हो जाता ना तो मैं ओनली 2 मार्क के आता, ठीक है। अब मैंने ऐसे किए तो मेरे नन थे और ये सही था, नन ही है इसमें। अब इसमें आ जाते हैं। इंडिया प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी पे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत। चलो ठीक है, मान लेते हैं, एक फैक्ट दिया हुआ है। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट करता है मोरा इन मणिपुर और चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश चाइना वालों में कनेक्ट करता है वाराणसी उत्तर प्रदेश विथ क्यूमिंग इन चाइना। तो देखो तीसरा तो ऑप्शन इस पर मैंने सीधे सीधे गलत कर दिया था, मतलब ऐसे काट दिया था, क्योंकि वाराणसी से होता तो मतलब न्यूज़ में आता, और बांग्लादेश इंडिया चाइना अगर उत्तर प्रदेश से होके जाएगा तो उत्तर प्रदेश ऐसा तो NAC रूट से कनेक्ट है, तो उत्तर प्रदेश के बाद उसको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से फिर वो या तो नीचे जाएगा मध्य प्रदेश, फिर इधर होते हुए फिर या तो बंगाल के साइड से कोलकाता होते हुए निकलेगा उधर साइड से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी को कनेक्ट करने का ये तो मतलब उतना मुझे लगा नहीं कि ये होगा, ठीक है। और इसमें डिब्रूगढ़ और सूरत, और तो मुझे ये पता था कि सूरत को तो आई थिंक नहीं करता, क्योंकि वेस्ट में ही आई थिंक पोरबंदर को करता है, ठीक है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे हल्का, मुझे ये डिब्रूगढ़ का नहीं पता कि डिब्रूगढ़ को करता है कि नहीं, लेकिन मुझे पोरबंदर का पता था। तो 2 तो मेरे ऐसे सीधे सीधे मैंने गलत कर दिए थे। अब तीसरा बचा कि ओनली 1 पे मैं आता, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरा इन मणिपुर
एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। ठीक है, तो इसमें मैंने ओनली 1 करके आया था क्योंकि इसको मैं काट नहीं पा रहा था। ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर वैसे नन था, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑल 3 जो थे तीनों रॉन्ग थे, लेकिन इससे मैंने ये किया था कि एक क्वेश्चन ये मेरा रह गया था कि इसमें, तो इसमें मैं इसको क्रॉस नहीं कर पाया था, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। अगले पे आ जाते हैं। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। पहला स्टेटमेंट सही है। यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पहला तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे ना कि लाइक यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, और जहाँ तक मैंने यूरेनियम पढ़ा है, यूरेनियम मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि PYQ में था। ठीक है, यूरेनियम पूछा गया है पहले भी, तो ये 60% तो नहीं है, ये 20% है, ये मुझे पता था, तो ये मैंने काट दिया। और दूसरी चीज़, जहाँ पे भी ऐसे फैक्ट दिए हों 60%, 20%, 55%, हर जगह आप आँख बंद करके काट दो। UPSC गलत करती ही करती है, नहीं करती तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन गलत होगा लेकिन तुम्हारे आगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत कर दिया था मैंने कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट काट दी थी, तो इसका यही हो गया था कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये था कि मार्सुपियल इज़ नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, और नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। तो दूसरा स्टेटमेंट तो मुझे सीधे सीधे आ गया था कि ये तो रॉन्ग है। ओनली लगा हुआ है कि ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, कि भाई अगर वहाँ पे कोई लिया लोग हस्की है, ठीक है, डॉग, वो भी क्या है, वो विंटर क्लाइमेट्स में रहता है मोस्टली, लेकिन उसको लोग यहाँ गर्मी में पाल देते हैं, घूम आते हैं ठंडी गर्मी, तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ओनली वाला सिस्टम तो सीधे कैंसिल कर देता हूँ मैं, स्टेटमेंट गलत हो गई। अब नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो हो सकता है नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया लोग बाहर से लेके आए, मुझे तो पता भी नहीं था इसका ये मार्सुपियल होता क्या है। मैं सोच रहा था कोई प्लांट वगैरह है, लेकिन बाद में पता चला कि तो एनिमल की स्पीसीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने यही किया था कि स्टेटमेंट 1 तो सही हो गई, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, और ये सही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस, ठीक है, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर से आ गया अपना ये ABCD वाला ऑप्शन, IUCN, UNEP, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब देखो वर्ल्ड वाइड फंड, इसको तो आप सीधा काट देता हूँ एग्जाम में। UNEP ये भी काट देता हूँ, ऐसे काम नहीं करती डेटाबेस वाले का। डेटाबेस का काम जो करता है ना सबसे ज़्यादा IUCN करता है, और ये देखो A और D में से भी है, तो मैं इसमें IUCN मार के आया था क्योंकि वो रेड लिस्ट भी निकालता है, तो मुझे लगा क्या पता ये डेटाबेस का काम है ही उसका, तो इन्वेजिव स्पीसीज़ भी निकालता, तो मुझे पता नहीं था उस टाइम बिल्कुल भी, और जब मैंने बाहर आकर के चेक किया था तो ये सही आंसर है, IUCN ही है, और ये A और D में से भी है। तो देख रहे हो A और D में कितने आंसर आते हैं सही। अब ये देखो, हाउ मेनी ऑफ जनरली आर नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, जो बाद में होते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं लॉन्ग टेल्ड मकैक, मलाबार सीवेट और सांबर डिगर। तो इसमें अब मुझे पता था नहीं कि मतलब क्या सही है, तो लॉन्ग टेल्ड मकैक मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था कि जब आप पढ़ते हो ना किसी नेशनल पार्क में क्या क्या पाए जाते हैं, तो मुझे ये पता था लॉन्ग टेल्ड मकैक जो है अपने वेस्टर्न घाट्स के आसपास पाए जाते हैं। तो मुझे ये पता था कि अब लॉन्ग टेल्ड मकैक है तो मतलब ऐसा है, तो मतलब डायरूनल ही होगा, थोड़ा नाम से ऐसा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा ये तो नहीं होगा कि ऐसा, मुझे ऐसा पढ़ा नहीं है मैंने बेसिकली लॉन्ग टेल्ड मकैक के बारे में, बस एग्ज़ाम हॉल में मैंने यही सोचा था कि लॉन्ग टेल्ड मकैक तो नहीं होगा, मे बी काट देता हूँ, और फिर 2 बच गए, तो इन दोनों को मैं काट ही नहीं पाता, तो मैंने कहा 3 दिए हैं, 3 में से एक UPSC एक भी गलत करते, अब मुझे तो ऐसे चूज़ भी नहीं करना 1 2 3 को, अब यहाँ तो सिंपल ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं ओनली 2 मार के आया था। ठीक है, सिंपल से कि 3 दिए, एक तो गलत दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो कोई भी लॉस तो ही ना हो रहा अपना, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये लॉन्ग टेल्ड मकैक जो है ये भी सही था, मतलब ये नहीं डायरूनल ही होता है एक्चुअली में, और ये दोनों जो थे सांबल डियर और मालाबार सिवेट ये दोनों नॉक्टर्नल होते हैं, और ये मतलब ये क्वेश्चन भी मेरा सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स टू कैन दे इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू द सोर्स ऑफ देयर फूड।
तो वैकल्टन्स। अब इसमें बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बी, वैप्स। अब इसमें मुझे समझ आया, इसमें भी अगर आप वैसे बोलोगे तो ए और डी में जाना चाहिए कि बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज और वैप। लेकिन पता है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर मुझे एक वर्ड था ना, ये हनी बी, ये मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा घुस गया। क्यों? क्योंकि ये अगर आप प्री वाई क्यू एनालिसिस करोगे ना, तो 2007 और 2009 इन दोनों में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था और मैं ये सॉल्व करके गया था। मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही मैंने सॉल्व किया था और एक और क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हनी बी से क्वेश्चन रिगार्डिंग कर रहे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर आपने देखे हुए हैं, तो आपको पता होगा यूपीएससी हनी बी से काफ़ी क्वेश्चन पूछी हुई है उसने। तो मैंने यहाँ पे हनी बी को मार के आया था, क्योंकि हनी बी ऐसा वो भी करती है ना, बी करके आती रहती है, तो वो देखोगे तो मतलब, और कि उसमें जो क्वीन होती है वो बाकी सबको अपने पीछे लाती है डांस करके। ये मैंने एज अ स्टोरी में सुना, आपको भी अगर पता हो कि हनी बी में क्वीन होती है। तो उसके रिगार्डिंग मैं हनी बीस पे गया था, मुझे पता नहीं था सारी, बाकी इसका हनी बी सही आंसर निकला। ऐसे तो मतलब ये सारे जितने अब तक क्वेश्चन किए थे मैंने, सारे गेस वर्क पे हैं, थोड़ी सी नॉलेज जो आती है उनको डाल देता हूँ बस। इस क्वेश्चन पे आती है, ये इस टाइप के क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी इसमें गेम खेल जाती है, ठीक है। वो भी बताऊँगा कहाँ खेलती है, इसमें आया हुआ है वो गेम, बताऊँगा अभी। जैसे ये है, सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, चलो सही है, कुछ में होती होगी। सम मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, हाँ हो सकती है। सम मशरूम है इंसेक्टिडाइल प्रॉपर्टीज़, हाँ हो सकती है। सब मशरूम है बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, इतने सारे मशरूम है, आप सारे जाके चेक भी थोड़ी ना कर रहे हो, तो चारों में हो सकती है। मैंने ऑल 4 कर दिया और ये ऑल 4 ही है, सही आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल, दे बिल्ड नेस्ट बाई मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ठीक है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नेस्ट इन द ग्राउंड, दे आर ओमनीवोरस। तो इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो था इसमें एग्ज़ाम में तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा 3 दिए, तो 3 में से मैं ओनली 2 करके आया था इसमें, क्योंकि मुझे मतलब रैपिडली कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तो बाद में आकर जब मैंने चेक किया तो बहुत सारी साइट्स में कुछ लोग बता रहे हैं ओनली 2 सही आंसर है, कुछ बता रहे हैं ओनली 3 आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि वो ओमनीवोरस तो देखो होती है, क्योंकि वो इंसेक्ट्स भी खाती है और ऐसे नट्स वगैरह तो हम देते हैं उसको भी खाती है, ठीक है। तो ओमनीवोरस होती है वो। बाकी 3 में से मैंने ओनली 2 इसलिए तुक्का मारा था, क्योंकि 3 थे, मुझे लगा एक तो गलत दिया ही होगा, यूपीएससी ने 2 कर देते। कुछ लोग कह रहे हैं ओनली 3 आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं ओनली 2 आंसर सही है, तो इसके बारे में मैं करेक्ट नहीं बोल सकता। बाकी मोस्टली लोगों का ये कहना है कि ओनली 2 सही है, क्योंकि वो जो अपनी जो ये है ना, नेस्ट बाई मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, वो बरोज नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेड़ पे ही रहते हैं, उनका मतलब ऐसा ज़मीन में जाके गड्ढा खोद के रहने का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से अब बाकी ओनली 2, अब पुराने वाले ऑप्शन होते हैं तो उसमें करना पड़ता है मुझे सेलेक्ट करके कि कौन सा सही कौन सा नहीं। अब मुझे इसमें करना ही नहीं है, मुझे बस ये पता है कि ओमनीवोरस, थोड़ा सा मुझे पता था कि आइडिया कि इंसेक्ट्स वगैरह खा लेती होगी, खाती तो होगी ये इंसेक्ट्स छोटे मोटे, और नट्स वगैरह तो देते हैं, खाती है, तो ओमनीवोरस तो होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ओनली 2 था, और वैसे ये सही मानता हूँ, अभी तक मैं यूपीएससी के आंसर की नहीं आई जब तक। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सम माइक्रो कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही है। सम माइक्रो कैन ग्रो इन अ हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विथ अ pH बिलो 3, तो ये भी तो सही है। कुछ ग्रो कर जाता है, अगर किसी ने ग्रो करा दिए, कोई ढूंढ के लाया, तो आप चेंज कर दोगे, नहीं कर सकते। ऑल 3 सम है तीनों में। जहाँ पे सम दिखे और ऐसा स्टेटमेंट थोड़ा जेनेरिक हो कि हाँ हो सकता है, नेगेटिव सेंस में ना हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंस में स्टेटमेंट है तो तुरंत सही कर दो, आंख बंद करके, सही ही होगा। लेकिन वो चीज़ लाने के लिए आपको पहले यूपीएससी के PYQ हैं, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन अ ट्री विथ अ लॉग ऑफ वुड, ट्री और अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है। फिशिंग कैट, ओरंगुटन और स्लोथ बियर। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन ऑप्शन में मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन चारों के बारे में मैं जानता ही नहीं। लेकिन पता है ये जो वर्ड है ना ओरंगुटन, इस ओरंगुटन के बारे में कोई यूपीएससी ने 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं पेपर सॉल्व करके गया था 2007 वाला, प्रीलिम्स के 2 दिन पहले किया था, और ओरंगुटन को मैंने गूगल करके सर्च किया था, तो मेरे दिमाग में ओरंगुटन वर्ड रह गया था कि ओरंगुटन, क्योंकि ओरंगुटन और गोरिल्ला के बीच में अब थोड़ा कंपैरिजन कर रहे थे मैं और मेरे फ्रेंड्स।
तो वहाँ से ओरंगूटन, तो मुझे सिंपली आ गया, मुझे ये नहीं पता कि वो इंसेक्ट करता है कि नहीं, लेकिन यूपीएससी पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनाती है, इतना मुझे जाहिर से पता था। तो मैंने ओरंगूटन वर्ड देखा, मैंने ओरंगूटन पे सीधे मार दिया था और ओरंगूटन ही इसका सही आंसर है। देख रहे हो, 2 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट पीवाईक्यू से हेल्प कर गए, काफ़ी कर गए ऐसे तो। बाकी ओरंगूटन और हनी बी वाला क्वेश्चन मुझे मतलब सिर्फ पीवाईक्यू करने से ही सही हो गए थे, क्योंकि वो मुझे पता था कि यूपीएससी उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन रिपीट करती है, आज नहीं करेगी, 2 साल बाद 5 साल बाद करेगी, आप पीवाईक्यू करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्सेनल फोम एजेंट फाइटर लुब्रिकेंट इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। ठीक है, तो अब इस पे आ जाते हैं। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किसमें आर्सेल फोम एजेंट, आर्सेल्स मुझे लगा होंगे, फोम एजेंट्स भी मुझे लगा होंगे। फायर रिटार्डेंट्स में मैंने कहा नहीं हो सकते, फायर रिटार्डेंट मतलब वो तो आग बुझाने के लिए था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो आग लगाती है, तो उसमें क्यों ही होंगे। और लुब्रिकेंट्स में भी लगा था मुझे कि नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे ओनली 2 करके आया था, क्योंकि जब कुछ समझ में ना आए ओनली 2 करके जाना। 4 थे, यहाँ ओनली 3 भी कर सकते हो, अगर कुछ अटेम्प्ट तो सारे करके आना, ठीक है, रिस्क ले करके आना। वैसे ही क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, मैं ओनली 2 करके आया था, इसमें ओनली 3 होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया था एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है, इंटरेस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज द बोरोवर अंडर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरेस्ट जो आता है ये इन्विटीज से, ये क्या नाम है आपका, एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, बट लेकिन जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे देखो पढ़ के ठीक लगी थी, क्योंकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं सब पे मतलब गवर्नमेंट थोड़ा वो देने के लिए कभी कभी एग्जाम्पशंस देती है। अब डिविडेंड क्या होती है, वो तो आपकी इनकम हो जाती है, लेकिन इंटरेस्ट आपको जो मिलता है ना स्टार्टिंग में, वो क्या होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं तो वो प्री डिसाइडेड होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको पहले से ही वो करती है कि थोड़ा इनकरेज करने के लिए, तो उसको कभी कभी इंटरेस्ट मोस्टली टाइम एग्जेम्प्ट कर देती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मुझे सही लगा था। और दूसरा रिकॉग्नाइज द बोरोवर अंडर द, अब यहाँ पे एक एक्ट का नाम लिखा, तो एक्ट मुझे लग रहा था ये गलत होगा, कि ये टोटली तो गलत होगा ही, क्योंकि एक्ट का नाम दिया एज अ फैक्ट दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे किया था स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, लेकिन यहाँ पे गलत था। आंसर इसका होगा कि ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये सरफेसी एक्ट, ये सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द पोस्ट पैंडमिक रिसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ये तो सही है कि जब से इन्फ्लेशन आता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती हैं, इंटरेस्ट रेट को हाइक करती हैं उसको बैलेंस करने के लिए। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसीज। तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उनके पास एबिलिटी होती है राइजिंग कंज्यूमर प्राइस को मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल करने की, और इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट हाइक करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, देख रहे हो कितनी सिंपली से हो गया, हमें कुछ पता नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है और पेपर हो जाता है। पढ़ के जाओगे वहाँ पे फिर सोचोगे मैंने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो कभी नहीं होगा पेपर। तीसरे पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि सम कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हाँ ठीक है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब ये आप पढ़ो स्टेटमेंट में ये आपको लग जाएगा कि कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र करती है रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। स्टेट के पास क्यों ट्रांसफ़र करेंगी ये बताओ। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कार्बन मार्केट के बारे में, ये PYQ है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, PYQ सॉल्व कर देना सारे जो ऐसे वर्ड आते हैं ना, ये कार्बन मार्केट, इनको गूगल करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यही होता है पढ़ना PYQ को। तो कार्बन मार्केट में जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जो प्राइवेट जो होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं कार्बन ऑफसेट के लिए। ठीक है,
तो उसके रिगार्डिंग तो मतलब ये स्टेट के पास उतना रोल नहीं होता है, स्टेट का मोस्टली रेगुलेटरी रोल होता है, ऐसा रिसोर्सेज उतने ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होते। तो दूसरे स्टेटमेंट को मैंने गलत किया था, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, हाँ इनकरेक्ट सॉरी। तो ऑप्शन सी मैंने इस पर सही लगाया था, और इस पर अगर मैं बताऊँ तो ये ही सही है कि ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट और ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नॉर्मल ऐसे पता नहीं था मुझे, लेकिन कॉमन लॉजिक से थोड़ा लगाया था तो हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिजर्व बैंक इज कंसिडर एज द पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को रोकने के लिए स्टरलाइज करना उसको, ठीक है। तो इसमें भी आ गया था मैं, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम डेथ एंड कैश में तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हटा दो। रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें भी आ गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं आया ए और डी में। तो ए और डी में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस, उसको करके वो रोक तो सकता नहीं कुछ, ठीक है। कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसा है कि ना कि हर 2 साल में यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ लेता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, यूपीएससी पूछता रहता है आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें। तो मुझे लगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, और मैंने उस पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस मार के आया था, और ओपन मार्केट ऑपरेशन ही सही है, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा सा पीवाईक्यू सॉल्व कियोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ठीक है, और आप गूगल कर लेना, ओपन मार्केट ऑपरेशन ही आंसर है इसका। और ए और डी में था, तो ए और डी में से मैं ए करके आया था, आंसर आ गया। देखो बता रहा हूँ ना कितने आंसर क्वेश्चन हो गए जिसमें ए और डी में आंसर है। सिर्फ एक अब तक मिला है जिसमें हनी बी वाले में 3rd ऑप्शन था, और एक कॉन्गो वाला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसमें मतलब 2 क्वेश्चन हो गए। लगभग 4-5 में अब तक ये ऑप्शन ए और डी में से आया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉल मार्केट, मनी, ट्रेजरी बिल, स्टॉक, हाउ मेनी ऑफ द इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है आपको कि सेकेंडरी चीज़ डील होती है, तो टी बिल और कॉल मार्केट ये दोनों आप काट दोगे, 2 बच गए आपके। बॉन्ड और स्टॉक ये दोनों डील होती हैं, तो ओनली 2 ये आप सीधी सीधी नॉलेज से आ गया, कोई ट्रिक विक लगाने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपने पढ़ा हुआ है। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ के गया तो ओनली 2 तो मार के ही आना, ठीक है, थोड़े प्लस में रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फील्ड ऑफ द स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted from their countries due to a war by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share their produce। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा था। चलो अभी लेकिन इसमें यह लिखा था ड्यू टू वॉर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप्स एंड सिंक्रनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये भी ठीक लग रहा था, एसएसजी का कॉन्सेप्ट है। तीसरा, मेनी मार्जिनल फार्मर्स, अब देखो रिपीट हो रहा है थोड़े, जहाँ भी आपके ऐसे अगर 2 ऑप्शंस में सेम वर्ड रिपीट हो तो समझ लेना उन्हीं दोनों में से आंसर है, मेनी मार्जिनल फार्मर, मेनी मार्जिनल फार्मर, ठीक है। इन एरिया टुगेदर मेक अ कंट्रास्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स्ड टर्म फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट टू एग्रीड अमाउंट टू द फार्मर्स। तो इसमें ये चलो लाइन तो ठीक है, लेकिन इसमें स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का ऐसा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब जाहिर सी बात है कोई गवर्नमेंट का ही कॉन्सेप्ट होगा ऐसा, तो और थोड़ा मतलब फार्मर के लिए ज़्यादा बेनिफिट में होगा, ये तो कॉर्पोरेट के लिए ज़्यादा बेनिफिट में लग रहा है, राइट। तो तीसरे को तो मतलब हटा देते हैं। अ कंपनी एक्सटेंड लोन्स टेक्निकल नॉलेज एंड मेजर टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर इन द एरिया सो दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया ना कि जहाँ पे 2 आ जाते हैं सेम वर्ड के आंसर, कि जहाँ पे 2 सेम हो उन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा, तो ये मैंने काट दिया। और मुझे बी मतलब काफ़ी हद तक जनरल स्टेटमेंट अच्छा लग रहा था, पढ़ने में सही लग रहा था, और थोड़ा फार्मर के लिए बेनिफिशियल भी लग रहा था। और स्मॉल फार्मर है, लार्ज फील्ड है, तो आपस में मिलकर एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं। मेनी मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल कौन होता है भाई? स्मॉल लेवल पे जो फार्मर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने ये किया था, बी ऑप्शन मैंने माना था, और बी ऑप्शन भी सही है। ये बाद में मैंने चेक किया तो यही ऑप्शन ही था, ऑप्शन बी सही था। अब आ जाते, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट फॉर नाइजर सीड्स। हाँ, अगर आपने एमएसपी प्रीवियस टॉपिक है, पीवाईक्यू का टॉपिक है, एमएसपी पढ़ के जाया करो पूरा।
और नाइजर सीड्स पे मिलते हैं, ये मुझे पता था। ऑयल सीड्स कितनी 7 हैं आई थिंक, 7 या 5 है, 7 है आई थिंक, उसमें नाइजर सीड भी है, मुझे पता लगा था। सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड फॉर ग्रोइंग, बहुत जनरिक स्टेटमेंट है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और नाइजर इज़ अ कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। अब ये उसमें मुझे कन्फ्यूज़न था कि खरीफ क्रॉप होता है कि नहीं होता है, लेकिन अब क्या है ना कि ऐसे स्टेटमेंट में क्या क्या करो, जब देखो तुम्हारे 2 सही हो गए, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओनली 2 कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तीसरे को ना गलत करने के लिए कोई चांस नहीं मिल रहा है कि अगर आप गलत मिलने के लिए मिले, तो यहाँ पे क्या मैं ऑल 3 मार के आया था, ठीक है, कि नाइजर इज़ कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। क्योंकि जहाँ तक मुझे मैंने पढ़ा था कि नाइजर सीड्स को उतना मतलब वो इरिगेशन वगैरह उतनी यूज़ भी नहीं होते हैं, और नाइजर सीड्स ऐसे ही हो जाते हैं, तो खरीफ क्रॉप हो सकते हैं ये। तो मैंने इसको ऐसा कुछ निगेटिव इसमें दिख भी नहीं रहा था कि मैं इसको गलत कर दूं, तो मैंने ऑल 3 करके आया था, क्योंकि 2 स्टेटमेंट ऑलरेडी मुझे सही मिल गई थी। एक अगर सही मिलती बाकी 2 में, तो फिर मैं यहाँ पे ओनली 2 करके आता, लेकिन मुझे 2 स्टेटमेंट सही मिल कर तीसरी गलत कर नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ ऑल 3 किया था, और इसके ऑल 3 ही आंसर है बिना ऐसा नॉलेज के, ठीक है, नॉर्मल लॉजिक से। 28 पे आता, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो हाउ मेनी ऑफ कंसीडर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इंटेलिजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब जो दिखाई ना दे। इन्वेंट्री तो सीधे सीधे हटा दो, एक आपका सीधे सीधे कट गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाँ दिखाई नहीं देती, होती है। ब्रांड रिकॉग्निशन हाँ ये भी है। मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट, ये इसमें मुझे डाउट हो रहा था, तो इसके लिए मैंने ओनली 2 मारा था, ठीक है, और इसका ओनली 2 ही आंसर है। कुछ कुछ साइट्स बता रही हैं ओनली 2 है, कुछ कुछ करना है ओनली 3 है, तो अब इसकी यूपीएससी फाइनली डिसाइड करेगा कि क्या है। तो मुझे ओनली 2 लग रहा था, मैंने ओनली 2 मारा। बहुत सारी मतलब 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनका कहना ओनली 2 ही आंसर है, तो अभी तक तो मैं ठीक ही मान के चल रहा हूँ कि ओनली 2 होगा। बाकी कुछ का कहना है कि ओनली 3 भी है, मतलब मेलिंग लिस्ट को भी ले रहे हैं क्लाइंट्स की, तो देखते हैं। बाकी ओनली 2 इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। अब for the horizontal tax devolution, the Fifth Finance Commission used how many of the above the criteria other than the population area and income distance, ठीक है। तो अगर आप ये 15 फाइनेंस कमीशन PYQ का टॉपिक है, बहुत बार पूछ चुकी है यूपीएससी, रिपीटेड टॉपिक है, इसको मैं पढ़ के गया था सीधा कि हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन कितना होना चाहिए। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हाँ है, फॉरेस्ट इक्वालिटी है, गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट सीधे हटा दो आप। स्टेबल गवर्नमेंट के लिए मतलब कहीं की सरकार अगर स्टेबल है, तो मतलब उसके लिए टैक्स डेवोल्यूशन का लेना देना क्या है, मतलब राइट, वो तो बाकी चीज़ों का इफेक्ट होता है ना। स्टेबल गवर्नमेंट तो हर गवर्नमेंट ही रखना चाहती है, कौन सी गवर्नमेंट पावर छोड़ना चाहती है। तो एक तो मैंने सीधे सीधे काट दिया। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, फॉरेस्ट एंड इक्वालिटी ये, और गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नेंस के लिए रिफॉर्म ला रही है, उसके लिए आपको टैक्स में मदद मिले, मतलब टैक्स तो उतना ही लगता, तो इसमें मैं ऑल 3 करके आया था, ओनली 3, ठीक है। तो ये ओनली 3 सही आंसर है इसका, ठीक है। बाकी क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, और गवर्नेंस रिफॉर्म, ये दोनों ऑप्शंस मुझे डाउट में लग रहे थे, और मैंने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत इसके बारे में, 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल्स जो थी, ठीक है। तो देखो PYQ करने का कितना फ़ायदा होता है, PYQ से ही ये मैंने निकाला था, और जितने क्वेश्चन मैंने प्रीवियस भी अटैम्प्ट किए हैं PYQ से ही करे सारे। Consider the following phrase on how many above ideas is the sustainable investment in infrastructure and innovation initiative focus for this investment, ठीक है। S3I किस पे फोकस करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, नाम क्या है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन। अब इन चारों चीज़ों में से देख लो। अफोर्डेबल हाउसिंग हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हो सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग है तो मतलब सस्टेनेबल हाउसिंग क्रिएट कर रहे हो, अभी नया चल रहा है कॉन्फ्रेंस ग्रीन बिल्डिंग सा। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट हाँ मास लोगों के लिए रैपिड ट्रांसपोर्ट करना, लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, सस्टेनेबल की तरफ आएगा, कारपूल होगी, ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है। हेल्थ केयर डाउट में था। रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा सस्टेनेबल रही है, तो इसमें तो किसी चीज़ में हो ना इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल में तो हमेशा होगा। तो इसमें मतलब इन तीनों का तो मुझे लग रहा था कि ठीक है। पहले तो मैं ओनली 2 कर रहा था, लेकिन फिर मैं सोच रहा था हाउसिंग को हटा दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो फिर मुझे लगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग तब तो हो सकता है। हेल्थ केयर मुझे नहीं लगा, क्योंकि हेल्थ केयर को उतना काउंट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट कहाँ की करता है कोई, राइट, इन्वेस्टमेंट है तो रिन्यूएबल एनर्जी में लोग करेंगे।
रैपिड ट्रांसफर और सस्टेनेबल हेल्थ केयर क्या होता है, मतलब ऐसा को सस्टेनेबल एनर्जी हो सकती है, सस्टेनेबल मासिव ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इनोवेटिव मेजर्स से सस्टेनेबल होगा थोड़ा कि पोल्यूशन कम होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी तो उसके लिए भी सस्टेनेबिलिटी थोड़ी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हेल्थ केयर का मुझे लग नहीं रहा था, तो इसमें मैं ओनली 3 करके आया था और ओनली 3 ही इसका सही आंसर है। ये बिना पढ़े लॉजिक था मेरा नॉर्मल सा, ठीक है। बाकी इस लॉजिक को अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए PY सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, वही होगा। इन द एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये तो होगा नहीं, ये तो उसके अगेंस्ट में होता है। फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, फेयर ऑफ द, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो 2 ऑप्शन मुझे आ रहे थे यहाँ पे, प्रिंसिपल जस्टिस और फेयर एप्लीकेशन ऑफ। देखो अब इसमें A और D में नहीं गया था मैं, ठीक है, क्योंकि D वाला तो मैंने काट दिया था, A बच रहा था, तो मुझे लग रहा था कि A ही होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इस पर मैं A मार के आया था, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे नहीं गया था मैं। तो यहाँ पे हुआ कि आप कुछ लोग कह रहे हैं कि C आंसर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि A आंसर है, तो ये भी UPSC बताएगी क्या सही आंसर है। वैसे तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मारा था और लोग इसको सही बता रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस वाला सही है, क्योंकि US में यही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रीम, लेकिन अब दोनों हो गया है बेसिक रजिस्टर डॉक्ट्रिन आने के बाद। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 कहती है इंडिया में प्रिजन्स जो है मैनेज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इंडिया प्रिजन आर गवर्नड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसिवली केट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और दूसरा स्टेटमेंट कहता है स्टेट गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि इंडिया में एक एक्ट है प्रिजन एक्ट 1984 का जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कंट्रोल करने का। तो हाँ, दोनों चीज़ मतलब ऐसा मुझे गलत नहीं लग रहा, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। और जहाँ तक जो ये प्रिजन का कॉन्सेप्ट है ये PYQ में आया हुआ है कि प्रिजन कौन कंट्रोल करता है, किस लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, तो ये PYQ में आया हुआ था, तो वहाँ से मुझे पता था कि स्टेट ही करती है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये आंसर मेरा सही था और ये सही ही है ऐसा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री? इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग अ नेसेसरी लॉज, ठीक है। इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, ये मुझे उतना ज़्यादा मतलब बेस्ट रिफ्लेक्ट लिखा है ना, रिफ्लेक्ट तो सारे करते लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्ट। इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ ये ठीक लग रहा है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस इक्वालिटी, तो इन चारों में अगर मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब लग रहा है ना ये लग रहा है। इट डिफाइंस द लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम क्या होता है कि पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में मतलब उनको पावर डिफाइन करना कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस लिए किया जाता है? अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, राइट, क्या कि नई नई चीज़ें लाने के लिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट नहीं लगाता तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोगों के पास बहुत सारी पावर होती है, लाइक ये लेजिस्लेटिव के लिए, तो उनकी पावर के ऊपर लिमिटेशंस है। उनकी पावर को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने एग्ज़ाम में ऐसे सोच के मारा था और ये सही भी है वैसे। 33 जहाँ तक मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स का चेक किया था तो उन्होंने सी ही बताया था आंसर। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाइडली बिलीव टू इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें तो देखो फंडामेंटल राइट्स के जुडिशियल, तो इसमें मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट करके आया था क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस हुआ था उसको। और कुछ लोग का कहना है कि 44th अमेंडमेंट भी मतलब 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था वो भी किया था। तो इसमें भी डाउट है, कुछ का आंसर 42nd है, कुछ का फर्स्ट है, तो ये भी UPSC ही बताएगी। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट अमेंडमेंट है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि हाँ फर्स्ट ही है, कुछ का कहना सेकंड भी है। तो अब ये टॉपिक डिस्कशन का है, ठीक है। और वैसे भी ये A और D में आ रहा था तो D तो है नहीं, 86 फर्स्ट ही होगा। तो ऐसे मैंने मतलब पढ़ा भी था मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट, तो ये नॉर्मली आ जाएगा। पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है तो हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़: NCBC, NHRC, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन और मैंने अब पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। लक्ष्मीकांत अगर पढ़ी है ना तो सीधे बता देते कि एक बॉडी है यहाँ पे, NHRC नहीं है। लॉ कमीशन
नहीं है, ये उससे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है। और नेशनल कंज्यूमर, ये CPA एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर से बना है, स्टैचुरी बॉडी है ये भी। तो ये तीनों नहीं है, ये तो मतलब एक नॉलेज का गेम था कि ओनली वन होगा इसमें। यही होता है ना कि अब देखो इसमें पूरा तुक्का आप नहीं लगा सकते, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी नॉलेज से सॉल्व होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ के जाते हो। If the election of a president of India is declared void by the Supreme Court of India, all the act done by him or in the performance of duties of the officer president before the date of decision become invalid। क्योंकि पहले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वैलिड ही होता है, इनवैलिड थोड़ी ना हो जाता है। Election for the post of the president of the India can postpone on the ground of the some legislative assemblies have been dissolved। इलेक्शन जो है of the post of president can be postponed on the ground that some legislative assembly have dissolved or an elections are not yet to take। ऐसे तो यार साल भर होता रहता है, कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही रहता है, कहीं पे प्रेसिडेंट रोल लगा है, कहीं पे कुछ लगा है, तो भाई इलेक्शन, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही नहीं होगा। ये तो मुझे थोड़ा ऐसा डाउट में लग रहा था, तो इसको भी मैं रॉन्ग ही मानता हूँ, अभी तक डाउट में डालता है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता है विद इन विच डिक्लेयर। तो ये भी तीनों, दो गलत हो गए, एक को क्या ऐसे आने, ये भी डाउट में था, तो मैंने इसको नन करके आया था, और ये नन ही है, तीनों ही गलत हैं स्टेटमेंट इसमें, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना नॉर्मली भी, तो वो भी क्वेश्चन कर लेगा आराम से, उसको कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। With reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament is the following: when the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। हाँ, फाइनेंस बिल के लिए सही है। When the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations। हाँ, ये भी सही है। In the case of disagreement with the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is a no joint sitting for the money bill। हाँ, सही है। But a joint sitting becomes necessary for the finance bill। हाँ, ये सही है। फाइनेंस बिल के लिए चाहे तो प्रेसिडेंट बना सकती है, लेकिन यहाँ पे तो इसमें तो मैं ऑल थ्री करके आया था, ठीक है, कि तीनों सही है स्टेटमेंट। लेकिन कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि यहाँ पे एक नेसेसरी वर्ड लिखा हुआ है, बिकम्स नेसेसरी। तो नेसेसरी को कंपलसरी ऐसा वो सोच रहे हैं कि, या फिर मतलब ज़रूरी ही है कि प्रेसिडेंट करे। तो वो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अब नेसेसरी लिखा तो मैंने इसको यही मान लिया कि ठीक है, तो मैंने तो ऑल थ्री किया। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ने यही कहा है कि ऑल थ्री है। तो अब ये क्वेश्चन भी UPSC के हवाले है फ़िलहाल तक। Once the central government notify an area as a community reserve, the chief wildlife warden of the state become the governing authority of such forest। हाँ, ठीक है। अब ये कम्युनिटी रिजर्व है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाइल्ड लाइफ एक्ट, इन्वायरमेंट के एक्ट, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कम्युनिटी रिजर्व और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से इसको पढ़ के जाना। ये 2002 का अमेंडमेंट था, ये मैं पढ़ के गया था, PYQ करने का यही फ़ायदा था। तो ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट सही। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया। हाँ, सही बात है, हंटिंग क्यों अलाउ करेंगे जब उसको कम्युनिटी रिजर्व बना रहे हैं। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, हो सकता है, कम्युनिटी रिजर्व है तो कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी तो जाएगी, कितना तो नॉर्मल है। पीपल ऑफ सच एरियाज अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट हुआ था कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे अलाउ कर देंगे। लाइक इसमें सबसे एग्जांपल आया था मुझे झूम का, कि झूम कल्टीवेशन है, मान लो अब झूम कल्टीवेशन है, अगर उसको कर देंगे तो फिर तो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुछ ऐसे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो निगेटिव सेंस में भी होते हैं ना, जो इन्वायरमेंट को थोड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं, या लेकिन कम्युनिटी बिलीफ के लिए। तो अब उसको क्या है, अब उसको तो आपको वो करना है ना। अब वैसे भी मुझे पता नहीं, तो मैंने इसमें ओनली 3 कर दिया था कि मान लो अगर ये ऑप्शन सही हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था 4 है, ये सही है और ये सही है, इन दो में तो अपने पक्के हैं पूरे, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा डाउट हो सकता है, ठीक है। और मैंने ये पढ़ा हुआ था, ये तो मेरा थोड़ा पढ़ा हुआ था एक्ट है, क्योंकि जब आप WPA पढ़ोगे ना, तो उसका जब 2002 का अमेंडमेंट, तो उसमें कम्युनिटी रिजर्व पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ मतलब तीसरी या चौथी लाइन पे दी हुई है आई थिंक, तो वहाँ से था। तो मैंने ओनली 3 मार दिया था, इसका चौथे का मुझे पता नहीं लग रहा था, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यार ऐसे अलाउ तो कर नहीं सकते, क्योंकि झूम कल्टीवेशन मेरे मन में यही आ रहा था कि झूम कल्टीवेशन अलाउ कैसे करेंगे, मतलब उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से कुछ और प्रैक्टिस होती है, रिलीजियस प्रैक्टिस तो मैं मान भी लिया था। और वैसे वो 3 ही हैं, उसमें ओनली 3 ही सही हैं, ठीक है।
with reference to the scheduled areas in India within a state notification of scheduled area take place through an order of the president। हाँ सही है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इज द ब्लॉक। हाँ ये भी ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्मॉलेस्ट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि एक पूरे स्टेट को तो शेड्यूल्ड एरिया बनाएंगे नहीं ना, डिस्ट्रिक्ट ही होगा। द चीफ मिनिस्टर of the concerned state required to submit annual report to the Union Home Ministry on the administration। कहीं भी ऐसा मिनिस्ट्री का नाम है ना तो सीधे सीधे कान खड़े कर लो कि कुछ ना कर दिक्कत है। और चीफ मिनिस्टर जहाँ तक मुझे पता था कि प्रेसिडेंट लेता है गवर्नर से, ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट लेता है गवर्नर से तो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर यार होम मिनिस्ट्री को क्यों देगा मेरे हिसाब से। तो तीसरे में मुझे डाउट था, तीसरे को मैंने गलत किया था, 2 को मैंने सही कर दिया था, ओनली 2 को, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं ये सारे क्वेश्चन मैं नॉलेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, जो मेरे पढ़े हुए हैं, तुक्के वहीं लगाना जहाँ पे लगे, जहाँ पे कुछ ना आता हो। आगे भी बताऊँगा कहाँ कहाँ लगाने। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर द आर्टिकल 16 clause 4 of the constitution India would be limited by the article 345 for the maintenance of the efficiency of the administration। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट मान लिया। आर्टिकल 335 of the constitution India defines the term efficiency of administration। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर डिफाइंस एनीथिंग, ठीक है, कहीं भी ऐसा वर्ड आ जाए डिफाइन तो काट देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लिमिटेड चीज़ों को उसने डिफाइन किया। और मोस्टली चीज़ें जब यूपीएससी ऐसे डालता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द इफिशिएंसी ऑफ, और इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद में अपने आप में एक सेंटेंस ही डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लंबा उसमें क्या डिफाइन करेंगे। तो ये तो सीधे सीधे गलत होता है। दूसरा स्टेटमेंट सीधे सीधे रॉन्ग था, तो मैंने सीधे डाल दिया था स्टेटमेंट 3, 1 इज़ करेक्ट 2 इज़ इनकरेक्ट, और ये आंसर सही था मेरा, ठीक है। पहला मुझे पता नहीं कि दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन अब सही है तो दिया ही होगा, बाद में चेक किया मैंने तो सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स धन्य काटका विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। धन्य कटका, अब इस वर्ड को पढ़ो, अब धन्य कटका, ठीक है। धन्य कटका फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर। तो अब गंधार, अब आंध्रा, गंधार, कलिंगा और मगध। अब आंध्रा चलो ठीक है रखा, गांधार, कलिंगा और मगध। मैंने गंधार को इसलिए हटा दिया, गंधार कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर वाला रीजन है वहाँ पे। तो मैंने कहा धन्य कटका एक ऐसा साउथ का वर्ड है, गंधार तो होगा नहीं, हटा दो। कलिंगा, कलिंगा भी हटा दो, कलिंगा क्योंकि उड़ीसा वाली साइड में रीजन वाला पड़ता है, तो वहाँ पे धन्य कटका और बुद्धि सेंटर है, नहीं। मगध, अब मगध और आंध्रा, ए और डी में देखो हम वापस आ गए, ऑप्शन ए हो या ऑप्शन डी हो, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जहाँ तक मुझे पता है, आंध्र प्रदेश में ही मैंने पढ़ा था कुछ नागार्जुना का है ना वहाँ पे सेंटर वगैरह ऐसा बुद्धिस्ट वाला, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आंध्रा होगा, तो मैंने ए पे यहाँ पे मार दिया था। और ये ए ऑप्शन धन्य सही है, आंध्रा धन्य कटका का इसमें, ठीक है। तो देख रहे हो मुझे पता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी एक सिंपल से लॉजिक है, गंधार नहीं होगा, कलिंगा भी हटा दो, ए और डी। और जैसे ही ऐसे 1 वर्ड वाले स्टेटमेंट में आए तो सीधे ए और डी में देख लिया करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1-2 ऑप्शन काट दिए, ए और डी बच रहे लास्ट में, तो ए और डी में से ही होगा आंसर, ठीक है। पहले और बी और सी को निगलेक्ट करना चाहा करो, मतलब निगेटिव में, और ए को प्लस में लेके जाना चाहा करो कि हाँ इन दोनों में से हो सकता है, तो हो जाएगा। विच रिप्रेजेंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ठीक है। स्टूपा वर जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ठीक है, चलो ये भी मान लिया। और स्टूपा वॉज वोटिव एंड कॉमरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, चलो ठीक है मान लिया। अब स्टूपा वॉज जनरली जनरली लिखा है यहाँ पे रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ठीक है मान लेता, क्योंकि बुद्धा की डेथ के बाद भी उनका एक स्तूपा बनाया गया था जिसमें उनके रेलिक्स रखे गए थे, ठीक है। तो इसको मैं मानता हूँ कि ये तो सही होगा, एक तो हमारा सही हो गया, बच गए 2। अब ये इस बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, अब ये मुझे कंफर्म नहीं था कि स्टूपा तो आई थिंक बुद्धिज़्म के पहले भी बनते ही होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट उनके साथ नहीं बन गया। और यहाँ तक कि स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट, इसकी हिंदी क्या आती पढ़ लेते हैं एक बार। बौद्ध परंपरा में स्तूपा एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। हाँ तो ये तो होती है कि उनकी एक ऐसे तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर तो होता है। तो यहाँ पे मैं पहले का मुझे पता नहीं था, यहाँ पे मैंने ओनली 2 मारा था और इसका ओनली 2 ही आंसर सही है, बाकी मैंने चेक किया था साइट्स पे तो ओनली 2 सबने बताया सही है, ठीक है।
बाकी ये ओरिजिन है नहीं, ये अभी मैंने वापस कभी पढ़ा नहीं, तो उसको आप वापस से चेक कर लेना, ठीक है। तो नॉट जनरली एक क्वेश्चन मुझे सही मिल गया था, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा था, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट सुपाइन बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, जैसे लास्ट ईयर मोरिंगा का यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था ओरिजिन, तो ओरिजिन वाले क्वेश्चन जनरली यूपीएससी गलत ही देता है, ऐसा कि कहाँ की ओरिजिन है, तो ओरिजिन गलत देता है मोस्टली। तो यहाँ से भी मैंने ही कर दिया था, तो ओनली 2 इसका आंसर सही था मेरा। देख रहे हो, तो ये कितना आसान कर दिया। लोग कह रहे हैं यूपीएससी ने मुश्किल बना दिया, कर दिया, अरे बहुत आसान कर दिया, आंसर तो ढूंढना ही नहीं तुम्हें। अब तुम्हें बस ये देखना है कि 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं बस। विद रेफरेंस टू द साउथ इंडियन कोरकई, पुहर एंड मुचिरी वर वोल नोन एज, ठीक है। तो अब मुचिरी अगर आप ये पढ़े होगे ना, या पोमपुअर, तो आपको ये पता होगा, ये अगर आपने थोड़ी सी, अगर ये मुचिरी तो मैंने ये पता था, ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये पोर्ट था। ये आप एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना हिस्ट्री की, तो एनसीईआरटी में पढ़ा था मैंने ये वर्ड मुचिरी, तो ये पोर्ट था, ये इतना मुझे पता था, तो ये मैंने डाल दिया कि पोर्ट है। और पोर्ट के पता है क्या है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर भी पूछे हुए हैं, तो इसलिए मैं पहले, अब इसमें आपको हो गया ए और क्यू में नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पोर्ट्स पूछे हुए हैं ना। पोर्ट्स यूपीएससी एंशिएंट बहुत, जैसे घंटसाला एक बार उन्होंने पूछा हुआ है, घंटसाला, ये आई थिंक 2021 का पीवाईक्यू था क्या, उसमें भी पोर्ट के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। कॉइन्स हो गया, ये 2022 का पेपर था, उसमें उन्होंने कॉइन्स के बारे में पूछा था, तो उसमें भी सीधा कॉइन रिपीट, पहले भी रिपीट। अगर ऑप्शन से क्वेश्चन दिखे तो यूपीएससी की जो पुरानी थीम्स है ना, उन पे मारो, पोर्ट दिख रहे हैं, कॉइन दिख रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है, तो उन सारी चीज़ों पे जा करो। तो इसमें पोर्ट सही आंसर है, और पोर्ट में मैं करके आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल एज मेंशन इन संगम पोइट। अब ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो किसी ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पढ़ के तो मैं भी नहीं जाता हूँ ठीक है, मैं पूरे 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ तुक्के पे। कि द किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडी गार्ड, चलो ठीक है, किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडी गार्ड, लर्न पर्सन असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर, ठीक है। यंग गर्ल कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब इसमें देखो फिर से 2 वर्ड आ गए, पहले ऑप्शन में किंग है और इसमें भी किंग है, ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन डी है, देख रहे हो मतलब गेम कि ए और डी में ही आ गया वापस, और दोनों में किंग है। तो मैंने बताया ना, जहाँ पे यूपीएससी अगर एक मतलब एक ही वर्ड को 2 सेंटेंस में डाले, या फिर 2 सेंटेंस एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये समझ जाओ कहीं ना कहीं उसमें गेम है यूपीएससी का। क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में भी क्वेश्चन आया था मेडिटेरियन का, मेडिटेरियन सी का, लेवेंट का, तो उसमें भी यही था, 2 ऑप्शन में मेडिटेरियन वर्ड था, अगर आप सिंपली काट देते बाकी को 2 को, मेडिटेरियन से आप निकाल लेते क्या था, ठीक है। तो किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडी गार्ड, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब संगम पीरियड में विकिंग, अब देखो अब इसमें भी क्या गेम था, अब ए और डी में से कैसे निकाला, तो वहाँ पे मैंने कैसे निकाला था कि किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडी गार्ड, ये कितना सिंपल सा सेंटेंस है कि यूपीएससी ने दे दिया। अब तीसरे डी वाला पढ़ो, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ, ये कितना डिटेल में दे रखा है, ठीक है। अगर इन दोनों में से आपको चूज़ करना हो, वुमेन बॉडीगार्ड संगम पीरियड में ऐसा क्यों रखेंगे, मतलब किंग्स चलो रखते भी हैं, मान लो कुछ यूनिक चीज़ें कोई किंग किसी किंग ने रखे भी, ठीक है, लेकिन अब यूपीएससी ने इतना डिटेल में ऐसा बना के दिया है, पूरा स्टेटमेंट दिया है, तो इतनी मेहनत थोड़ी ना करेगा एक रॉन्ग आंसर बनाने के लिए। जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ करेक्शन तो उसमें होंगे ना, जिसके लिए उसने किए थे। तो इसमें मैं डी मार के आया था, और ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे निकालना है, इसमें भी किंग था, इसमें भी किंग था, नॉर्मली करके निकल गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग होयसला, गंडवाला, कंगटिया, यादव, हाउ मेनी ऑफ द एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन द 8th century। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन थे, तो 4 में से मैंने कहा, मुझे यादव पता था कि यादव तो नहीं होंगे, यादव क्योंकि मेडिवल, अगर आपने वो पढ़ी है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है एनसीईआरटी से, तो नॉर्मली भी आप इसको डील कर सकते हो कि आपको थोड़ा पे। होयसलास का मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि 7th century है, इन्होंने लिखा इन अर्ली 8th century, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा होयसलास हो सकता है और काकटियाज हो सकते हैं, तो लेकिन इसमें मैं ऑप्शन तो ओनली 2 करके आया था कि कुछ नहीं तो 2 तो सही होंगे ही, 4 दिए, लेकिन इसमें नन था, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको यार देखो, अब ऐसा नहीं है कि ना कि सारे को 100 के 100 कर सही होंगे आपके,
ठीक है, तो कुछ कुछ तो गलत होंगे भी। तो अब जैसे ये सही हुआ है और ये तो गलत हुआ ना, तो मैक्सिमम सही होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ओनली 2 करके आया था मैं कि 2 तो सही होंगे ही, लेकिन इसमें नन होगा। अब इस पे आ जाते, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री रिगार्डिंग देवी चंद्रगुप्तम बिल्हान हम्मीरा महाकाव्य मिलिंद पन्ना नागार्जुना नृत्य का क्या मित्र। अब इसमें मुझे ये पता था कि मिलिंद पन्ना नागार्जुना की है, ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम बिल्हान की नहीं है। ये मुझे ये याद नहीं आ रहा था किसकी है ये। अभी मुझे याद है कि ये विशाख दत्त की है, लेकिन वो एग्ज़ाम पीरियड में मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, ठीक है। लेकिन ये पता था बिल्हाना की तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मैंने एक काट दिया, अब मुझे एक सही मिल गया, ठीक है। और हमारी काव्य न्यायचंद नात्विक सोमतेश्वरी, तो अब एक गलत हो गया, एक सही है मेरे पास। मुझे 2 में डिसाइड करना है क्या करना है। तो मुझे लगा कि यूपीएससी ने अगर ऐसा दिया है तो क्या पता, क्योंकि इसमें विशाख दत्त इसमें कहीं था भी नहीं, तो मुझे लगा क्या पता यूपीएससी ने ऑप्शन एक्सचेंज कर दिए हों। तो इसमें ओनली 2 मार के आया था मैं कि 2 सही होंगे 2 गलत होंगे 4 में से, लेकिन इसमें आंसर जो है ओनली 3 है, ये तीनों के तीनों सही है। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था थोड़ा, क्योंकि इस वजह से थोड़ा बीच में फंस गया था। बाकी आता तो नहीं था, ऐसे भी गलती हो जाता, छोड़ देता या तो, लेकिन कोई नहीं, इतना तो अफेक्ट किया बाकी चीज़ों में। अब देखो 47 क्वेश्चन, सोल्स आर द not only the property of the animal and plant life but also of rocks, running water and many other objects not can weather. Which of the following statement reflect one of the core belief of which one of the following religion sect of the ancient India? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सोल्स ना। सोल को सबसे ज़्यादा किसने, बुद्धिज़्म तो मानता ही नहीं सोल में, ठीक है। सैविज़्म, जैनिज़्म और जैनिज़्म ही तो होते हैं सबसे ज़्यादा सोल में बिलीव करने वाले। सीधा सीधा आंसर इसका था। कुछ करने लोग कह रहे बुद्धिज़्म में, बुद्धिज़्म सोल्स के बारे में बिलीव नहीं करते हैं। बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो होते हैं वही तो, इसीलिए तो जैन होते हैं वो कॉमर्स में जाते हैं, वो क्या नाम है, खेती वगैरह भी नहीं करते कि किसी उसमें इंसेक्ट होगा उसको परेशानी होगी। तो वहीं से मैंने थोड़ा आइडिया निकाला कि सबकी उसमें सोल होता है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जैनिज़्म, इसका सही आंसर जैनिज़्म था। Who among the following ruler of Vijayanagar Empire constructed a large dam across the Tungabhadra river canal dam equates several kilometer long from the wrong with the capital city? अब ये मुझे पता नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा। विजयनगर के बारे में मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, मैंने किंग के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या है, तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था किसको मैं टिक करूं। तो फिर यहाँ पे मैं ए और डी में गया, तो देवराय था ए में, डी में विरूपक्षा था। तो मैंने क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था एग्जाम हॉल में। तो देवराय फर्स्ट का मैंने पढ़ा था कि अच्छा किंग था, बहुत ब्रेव था थोड़ा, तो मैं ए पे टिक करके आया था कि कुछ नहीं हुआ तो देवराय पे कर देते हैं ए और डी में से। तो देवराय फर्स्ट जो था वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सही हो गया था मेरा, देवराय फर्स्ट। तो देख रहे हो ए और डी में से कितने आंसर निकल गए। इसमें तो चलो मुझे पता था कि जैनिज़्म होगा, तो वही बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ऐसे कर रहे, इसमें भी देखो ए और डी में से था, ठीक। तो जहाँ पे आपकी नॉलेज है सबसे पहले नॉलेज लेके जाओ, उसके बाद ये ट्रिक फ्रिक सारी चीज़ लेके आना। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर दीव टू पोर्टुगीज़। अब गुजरात ने सरेंडर किया था दीव को पोर्चुगीज़ में। तो ये तो अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी तो सीधा सीधा आंसर है बहादुर शाह। ये तो आपको आना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की तो उतना एक्सपेक्ट इंसान कर सकता है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सीधा सीधा 1833। ये तो देखो ए और डी में से इसका भी आंसर है कि रेगुलेटिंग एक्ट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें से आप डाल सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आपको ये पता होगा विलियम बेंटिक जो था वो पहला बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, ठीक है। तो देखो 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी गला यार ख़राब हो गया है, ओके। तो बाकी के 50 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और साथ में मैं जो बाकी की कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को उसको भी मैं उसमें बता दूंगा। और आने वाले टाइम पे मैं एक वीडियोस भी लाऊंगा जो ये सेपरेट ट्रिक्स है ना, कि मतलब कैसे क्वेश्चंस को करते हैं वो सारी चीज़ें, कि कैसे कैसे कि ए और डी वाला जो है और ये 3 ऑप्शंस हैं उसमें से 2 कहाँ पे निकालना है, कहाँ पे 3 सही होंगे। ऑल जो मेरा लॉजिक है, जो मैं इनपुट लगाता हूँ वो मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। तो इनकेस अगर आपको उसमें अच्छा लगता है, आपको लगता है कि उससे आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो उसको आप अपने वीडियो में मतलब अपनी प्रैक्टिस में आप अप्लाई कर सकते हो। और देखो मेजॉरिटी खेल क्या है ना, PYQ का है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
ये हर पीवाईक्यू में 100 क्वेश्चन है और हर के मतलब मैं मानता हूँ कि अगर 4 ऑप्शंस होते हैं ना, 4 ऑप्शंस होते हैं तो मतलब देख लो 400 क्वेश्चंस हो गए लगभग आपके लिए। 400 तो नहीं मान लो, कुछ में नहीं होते तो मैं 250 ही मान लेता हूँ कि सब में ऐसे नहीं होते ना, तो सब में 4। तो इन 250 क्वेश्चंस को आप एक पेपर में आपने अगर 15 साल के भी कर लिए, 10 साल के भी कर लिए चलो, तो भी 2500 हो गए। 2500 टॉपिक आपको मिल गए जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। उन 2500 टॉपिक को आप पढ़ लोगे ना, 10 साल के से बता रहा हूँ, 20 साल के करके जाओगे तो 5000 हो जाएंगे। इन 5000 टॉपिक को आप पढ़ के रिवाइज़ कर लो ना, आपका पेपर कहीं नहीं रुकने वाला। आप यूपीएससी को समझ जाओगे, पेपर बनने का पैटर्न समझ जाओगे, कहाँ कहाँ यूपीएससी गलत करती है वो आप समझ जाओगे। आपको लाइन पढ़ती है, अब जैसे कुछ लाइन्स होती है ना, मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे सीधे लग जाता है कि ये तो यूपीएससी गलत ही करेगी, ये यूपीएससी ने गलत ही। अब जैसे ये वाली लाइन थी ना कि यूपीएससी ने इतना लंबा बना के लिखा था और ये और डी में दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आ गया कि भाई इतना लंबा ला के दिया है तो गलत आंसर तो नहीं बनेगा। गलत बनाना होता छोटा सा बना दिया ना, किंग्स एम्प्लॉय वुमेन बॉडी गार्ड। यहाँ पे अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। इतनी डिटेल में दिए, बता के दिया, तो कब सही होगा तभी ना दिया होगा, इतनी मेहनत क्यों करेगा। तो रिस्क फैक्टर देखो होता है, ये कहो कि सिर्फ तुक्के में एग्जाम निकल रहा तो नहीं। कुछ एग्ज़ाम होते हैं 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको नॉलेज बेसिस पे ही करने होते हैं, जो आपके उतना तो आपको मिनिमम पढ़ के जाना होगा, जो सारे सही करेंगे। जैसे ये वाला 1830 ये सारे लोग करके आएंगे क्वेश्चन सही। बहादुर शाह ये सारे लोग करके आएंगे सही। जर्नलिज्म वाला क्वेश्चन ये सारे लोग करके आएंगे सही, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको सही करके ही आने पड़ेंगे। जैसे पोर्ट्स वाला भी काफ़ी लोगों ने सही किया होगा, ठीक है। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लोग सही करके आते हैं। अब लेकिन जो मेन खेल होता है ना इन सारे क्वेश्चंस में होता है, जैसे ये आंध्रा वाला है, ठीक है, इसमें हो गया। और ये वाला क्वेश्चन हो गया, स्टूपा वाला हो गया, इसमें भी काफ़ी लोग गलत किएंगे। और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ा नहीं होगा, वट्टक गिरुतल किसी को नहीं पता होगा कहाँ से है, लेकिन अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपका आंसर आ जा रहा है। आंसर लाने से मतलब है कहाँ से आया, लट के आया, किससे आया, नहीं मतलब, ठीक है। तो बाकी के जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस होंगे वो मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा। बाकी आपके कुछ अगर क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा आपको। ओके, बाय।